अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उम्मीद है बच्चों आप खैर खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये सही नज़र आ रहा है जी? हाँ, एक मिनट देखते हैं जी। मज़ीद बेहतर हो गया? ठीक है। अब मेरी कुछ थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है और कुछ चीज़ें लिखी हुई ज़्यादा जल्दी डिस्कस हो जाएंगी। हमारा काम ज़रा आज वेरिएंस का थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये एज सच बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखती है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, लेकिन इसका काम हमारा वेरिएंस के अंदर आ जाता है। तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेना चाहिए। क्या करते हुए? वेरिएंस बनाते हुए। उसके अंदर हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, ये दो तीन चीज़ें एडअप होंगी तो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग वाला रेट आ जाएगा। उसके अंदर फिक्स्ड एफओएच ऐड होगा तो हमारे पास टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला रेट आ जाएगा। हमारे वेरिएंसेस के अंदर भी वही वाली चीज़ आ जाती है। तो हम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जिस तरीके से हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं उसी अंदाज में हम कॉस्ट कार्ड यहाँ पर बना लेंगे। समटाइम्स कोई आधा पिचद्दा कॉस्ट कार्ड हमें बना हुआ मिल जाता है तो वो हम यूज़ करते हुए बाकी का काम क्या कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं जनरली ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है और वेरिएंसेस भी हम निकालते हुए फिर उन डिपार्टमेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं कि आपका काम ठीक नहीं है या आपने अच्छा परफॉर्म किया है। मसलन रॉ मटेरियल का यूजेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खींचेंगे, क्यों ज़्यादा हो रहा है। वेरिएंस अगर एडवर्स आएंगे तो हम किसको पूछेंगे? जनाब आपने खुद बना कर दिया था कि इसका इतना यूज़ होगा, स्टैंडर्ड में ये है, आप अपने ही स्टैंडर्ड से क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, आप ज़्यादा मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फिर वो डेफिनेटली अपनी कोई वजूहात बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन थी या मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा था, इस तरह की कोई मुख्तलिफ बातें। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ये कौन डिसाइड कर रहा होगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। लेबर टाइम या लेबर की कॉस्ट ये कहाँ पे होगी? प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन किसने करवानी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने करवानी है, उस लेबर को यूज़ करके करवानी है। लेबर रेट पर घंटा, ये अब रेट डिसाइड करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। अगर जो डिसाइडेड है उससे ज़्यादा की आप लेबर खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो फिर खिंचाई होनी चाहिए किसकी? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की खिंचाई होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में कहानी किधर जा रही है। ओवरहेड पर घंटा, तो ओवरहेड में आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने सारी चीज़ें बनानी होती हैं और चेक करनी होती हैं कि हिस्टोरिकली क्या क्या ओवरहेड्स हैं और अब एस्टिमेटेड फ्यूचर में क्या होंगे। अब कॉस्ट कार्ड होता क्या है? कॉस्ट कार्ड वही होता है क्वांटिटी इनटू रेट। कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, बस। अब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्वांटिटी आपकी केजी में आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर में आपके आर्स आ जाएंगे बेस। एक चीज़ का ख्याल रखना है, डायरेक्ट लेबर आर पेड पर वर्क होते हैं और जो वेरिएबल एफओएच वगैरह है ये लेबर आर वर्कड पर लिए जाते हैं। अच्छा, ये बातें हो गई। अब एक छोटी सी एक एग्जांपल है, क्या नाम है इसकी, आपने मालूम करना है कॉस्ट कार्ड। तो कॉस्ट कार्ड किस तरीके से बनाएंगे? आपको रिक्वायरमेंट कही गई है प्राइम कॉस्ट मालूम करो, मार्जिनल कॉस्ट मालूम करो, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मालूम करो, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करो।
तो आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल के अंदर प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, और बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैक्सिमम आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इन ऊपर वाली चीज़ों के अंदर एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आप ऐड अप कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग बन जाएगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऊपर वाली चीज़ों में एक चीज़ और ऐड कर देंगे, फिक्स्ड FOH पर यूनिट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अगर कोई और एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एटसेट्रा, वो ऐड अप कर दिए जाएंगे तो आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगी। इसके अंदर कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 40 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 5.5 पर स्क्वायर मीटर। बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 24 घंटे लग रहा है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 15 घंटे लग रहा है, और हमारे पास रेट अवेलेबल है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर आते हैं तो आपके पास दो डिपार्टमेंट्स, वंस अगेन बॉन्डिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब आपके पास ना तो लेबर आर हैं, ना ही आपके पास रेट है, आपके पास टोटल चीज़ गिवन की हुई है। तो लेबर आर आप यहां से पिक कर लेंगे और यहां से आप रेट मालूम कर लेंगे। 45,000 तकसीम आर्स 30,000 करके 1.5 आ जाएगा। 25,000 तकसीम 25 करेंगे 1 का आ जाएगा पर लेबर आर। तो ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से करेंगे तो काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये आर्स लिए हैं जी बेटा। अच्छा बच्चों, अब आपने इसके अंदर फिर क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले लिया, बॉन्डिंग में आर्स आ गए और उनका रेट आपने यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन से पिक कर लिया तो आपका क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट ले लेंगे, फिर आप वेरिएबल FOH लेंगे। वेरिएबल FOH के अंदर ये घंटे जो हमने यहाँ पर लिए हैं यही हमारे काम आ जाएंगे नीचे। और रेट हमें चाहिए होगा, रेट हमने यहाँ पर निकाला ये वाला, तो ये हमारा रेट इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी क्योंकि हमने प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल FOH क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और फिक्स FOH आपने लेने, और फिक्स FOH क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए हैं 36,000, यस। और आपको प्रोडक्शन फिक्स FOH 36,000 दिए हुए हैं, प्रोडक्शन के FOH 36,000 दिए हुए हैं और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 27,000 है। तो 36,000 FOH हैं और इसको ऑब्वियसली आपको एब्जॉर्ब करना है पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 900 यूनिट्स दिए हुए हैं। 36,000 को 900 से तकसीम करेंगे तो आपके पास पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 40 रुपये। इसको ऐड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट आपका बन जाएगा। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स या एडमिन सेलिंग के खर्चे ये अब आपने ऐड करने हैं। उसी तरह से कॉस्ट है डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल बन जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया जाए जिसके अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं, अब उनका भी क्वेश्चन कहा गया स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना दो। आगे कहा 1 यूनिट प्रोडक्ट J&K एज्यूमिंग प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल प्राइस। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अलावा इंक्लाइंड थोड़ा सा हो सकता है आपकी टारगेट कॉस्टिंग से भी। आपकी टारगेट कॉस्टिंग को भी इनबिल्ट किया जा सकता है, कॉस्ट गैप बनवाया जा सकता है, तो पता भी नहीं चलेगा आपको और क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना में आती है। मार्जिन या मार्कअप आ गया तो उसके लिए आपका फार्मूला है C = S × 1 - R, 20% ऑन सेल प्राइस है। तो यहाँ से हमें कॉस्ट से सेल प्राइस पर जाना हो तो
कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा और आप टोटल कॉस्ट वर्कआउट करेंगे, उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 20% यानी कि 0.8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से और क्या चीज़ पूछी जा सकती है? एक ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आपके आइडियल स्टैंडर्ड कौन सा है, अटेनेबल कौन सा है, करंट स्टैंडर्ड कौन सा है, बेसिक स्टैंडर्ड कौन सा है। ये चीज़ थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है और इसका कोई 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाकर दिया जा सकता है। अटेनेबल वो वाला चीज़ है जो आप अचीव कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। आइडियल स्टैंडर्ड जिसके अंदर कोई लॉसेस नहीं, कोई लेबर इनएफिशिएंसी नहीं है, परफेक्ट कंडीशन है। और करंट स्टैंडर्ड जितने भी लॉसेस आप कर रहे हैं वो है। अब यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दे दिया जाएगा, इसके अंदर आपको लिखकर दे दिया गया 8 kg आपका मटेरियल लगना है और उसका रेट है 50 रुपये पर kg। अब ये जो 8 kg हैं ये इनपुट है, मींस स्टैंडर्ड के अंदर लॉसेस को इनबिल्ट किया होता है। वो एडिड होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ख्याल रखनी है। अब अगर आपको कहे कि इसके अंदर ऑलरेडी 10% थे लॉसेस और कोई आपने चेंज किया तो वो अब लॉसेस रह गए हैं 8%, 10% से 8% पे चले गए। तो ये वाली चीज़ मुझे दी गई है इनपुट। आपको टारगेट कॉस्टिंग के फार्मूलाज 2 बना लेने चाहिए और उनके ऊपर स्टिक हो जाना चाहिए। मसलन ये वाली केजी रिक्वायर्ड हैं, आप लगाएंगे तो इससे एक आउटपुट जनरेट होगी। तो मैं पहले फार्मूलाज बनवा देता हूँ टारगेट कॉस्टिंग के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपकी सेल्स में से इनपुट में से लॉसेस आउट होंगे तो आपकी आउटपुट जनरेट होगी, मींस फिनिश गुड का पार्ट बनेगा, पार्ट ऑफ फिनिश गुड। अब देखना ये होता है कि ये लॉसेस इनपुट की परसेंटेज है या आउटपुट की परसेंटेज दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो बस इतना सा गौर करना है आपने। क्वेश्चन साइलेंट है तो लॉसेस की परसेंटेज इनपुट, तो इनपुट माइनस इनपुट की परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट हो गया आपका फार्मूला। तो इनपुट को ले लेते कॉमन, 1 माइनस रेट, आउटपुट आ जाएगा। अब आपको गिवन इनपुट भी किया हो सकता है, आउटपुट भी किया हो सकता है। अक्सर औकात क्वेश्चंस के अंदर आपकी कितना नेट प्रोडक्ट का पार्ट बनना है वो दिया होता है, तो रिवर्स बैक आपको इनपुट वर्कआउट करना होता है, क्योंकि कॉस्ट आपको मटेरियल की चाहिए और उसके अंदर टोटल मटेरियल जो आपने इन किया उसकी वैल्यू चाहिए। तो इनपुट का फार्मूला हो जाता है आउटपुट का जो पार्ट मटेरियल बना, पार्ट ऑफ आउटपुट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट, या खाली आउटपुट लिख देते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले के ऊपर स्टिक हो जाए। अगर जो सिनेरियो आपको बताया ये गिवन किया होता तो ये आपको इनपुट टोटल वर्कआउट कर दी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट और लॉसेस दिए गए हैं 10%, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो आप जस्ट फार्मूला लिख दें इनपुट वाला
कि इनपुट की परसेंटेज लॉसेस की होगी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है। और मुझे क्वेश्चन में खुद दे दिया क्या कि 8 kg यूज़ होने हैं, तो आपने 8 लिखा। आउटपुट कितने के बनने हैं और एग्जिस्टिंग रेशो क्या है 10%, 1 - 0.1। तो अब आपकी आउटपुट हासिल करने के लिए कि आउटपुट का कितना पार्ट बनेगा, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 - r से। मैथ है, अब वो फार्मूले में कन्वर्ट हो गई है। अब आपकी वो प्रॉब्लम्स जो लॉसेस के ऊपर होती हैं वो नहीं होंगी। 1 - 0.1 10%। अक्सर औकात स्टूडेंट को प्रॉब्लम लॉसेस को डील करना होती है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, हमें यही नहीं समझ लगती है। तो चुप करके क्या करो, फार्मूला अप्लाई करो, 2 दफ़ा अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगी 8 × 1 - 0.1 यानी कि 8 ज़रब 0.9 7.2 की। अब ये क्या चीज़ आ गई, ये आउटपुट आ गई। अब दोबारा से मुझे इनपुट चाहिए विद न्यू परसेंटेज, तो फार्मूला मेरा वही है, चेंज नहीं हुआ कि मुझे इनपुट चाहिए आउटपुट डिवाइड बाय 1 - r। अब मेरे पास आउटपुट है 7.2 डिवाइड बाय 1 - 0.08। अब 7.2 को डिवाइड कर दूंगा 0.92 से, मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7.2 डिवाइड बाय 0.92, तो 7.83 ये मेरी क्वांटिटी आ जाएगी जो मुझे अब अप्लाई करनी है। तो ये आपकी लॉसेस से रिलेटेड कहानी होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके एक क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है बुक शेल्फ, ईच बुक शेल्फ को रिक्वायर्ड है 3 प्लैंक्स ऑफ वुड, इट नीड्स 3 प्लैंक्स ऑफ वुड। तो ये क्या हुआ, ये अब आउटपुट बनेगी या इनपुट बनेगी, ये आपने देखना है, ये आपने सोचना है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, इसको इतना चाहिए है। अ बॉक्स ऑफ वुड कंटेन 15 प्लैंक्स, ओनली करंटली 20% ऑफ वुड इज वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मैनेजमेंट लाइक टू रिड्यूस दिस वेस्टेजेस टू 10%। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द बुक शेल्फ ऑन आइडियल कंडीशन, करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन पहले देखते हैं। अब करंट कंडीशन के अंदर जो सी चीज़ मुझे दी गई है वो 3 kg दिए गए हैं, और रिक्वायर्ड का मतलब फिर हो जाएगा ये इतना मैं लगाऊंगा, इतना फिनिश गुड को लगेगा, तो इतना कम से कम मेरे पास होना चाहिए जो लग जाए। अब मुझे चाहिए इनपुट कितना होगा, क्योंकि मुझे इनपुट की कॉस्ट मालूम करनी है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं फार्मूला लिखूँगा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय 1 - r। आउटपुट है 3 kg, 1 - 0. कितने परसेंटेज लॉस है, 20%, 0.2। क्वेश्चन साइलेंट है तो लॉस किसके ऊपर, इनपुट की परसेंटेज। तो 3 डिवाइड बाय 0.8, 3 डिवाइड बाय 0.8 3.75 kg बन जाएगा, कि इतना मुझे दरकार है। ये क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है एक बॉक्स कंटेन 15 प्लैंक्स है और उसकी कॉस्ट है 15, तो मेरे पास कॉस्ट पर प्लैंक आ जाएगी, और ये नंबर ऑफ प्लैंक्स मेरे पास आ चुके हैं, केजी नहीं है, ये प्लैंक्स है। तो मैं अलहदा से मालूम कर लूँगा ₹45,000 डिवाइड बाय 45 था, 45 और 15 पीसेस हैं, तो 45,000 नहीं ₹15 यूनिट्स, तो ₹3 पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट पर प्लैंक, प्लैंक या यूनिट से एक ही बात हो जाती है, लेकिन लिखने में देखना है। दिस इज हाउ यू विल वर्क आउट कि आपके ₹3 पर प्लैंक
पड़ रहा है, तो आप इस क्वांटिटी को 3 रुपीज़ पर प्लैंक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25 पर बुक शेल्फ। अब यही तरीकाकार आपका होगा कि अगर आप अटेनेबल के ऊपर जाना चाहते हैं, अब आप एक दफ़ा एक डगर के ऊपर काम कर चुके हैं, अब बाकी का काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। अटेनेबल में आपकी जो वैल्यू है वो 3 है, 3 kg या 3 प्लैंक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1, मेरे पास प्लैंक्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय 0.9, 3.33 प्लैंक्स। इस 3.33 प्लैंक्स को मैं ₹3 पर यूनिट के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो मैंने पहले मालूम किया 3 पर प्लैंक या पर यूनिट 9.99 मेरा वैल्यू बन जाएगी, या फिर इक्वल टू 10 कह लें। तो दिस इज़ हाउ यू विल वे फॉरवर्ड फॉर करंट कंडीशन या अटेनेबल कंडीशन। अटेनेबल के अंदर आपने वो वाले लॉसेस का सहारा लेकर चलना है जो आप अचीव कर सकते हैं, और आइडियल में कोई लॉसेस नहीं रखने। जी बच्चों, अब बच्चों वेरिएंसेस बड़ी ही आराम से डील हो जाने वाली चीज़ है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, और अक्सर स्टूडेंट्स को फार्मूला याद करने में मुश्किल पेश आती है, तो उसका तरीका ज़रा सा समझ लें। आपने क्या करना है, एक फार्मूला बस याद करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, वही आपका तमाम जगहों पर लॉजिक इस्तेमाल हो जाएगी। वो भी कैसे याद करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर आप बना रहे हैं तो ये प्राइस कर रहे हैं, तो आपने काम स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक, ये प्राइसेस की बात कर रहे हैं, माइनस एक्चुअल प्राइस कर दें, इसको ब्रैकेट में ले जाएं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कर लें। अच्छा, इसके साथ एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस होता है, ये क्वांटिटी है, ये यूजेज है, तो स्टार्ट स्टैंडर्ड से करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी तरह से ब्रैकेट में माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और एंड पर स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है, ये यहां से ऐसे आ रहा है। इस तरीके से याद कर लेंगे आप कि ये वाली चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, एंड पर यहां पे आएगी, और स्टार्टिंग स्टैंडर्ड से है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये है याद करने का तरीकाकार। अब हम मैथ पढ़ते हैं, इसको क्या करो, लिखते हुए ओपन कर दो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ओपन होकर ज़्यादा अच्छे डील हो जाते हैं। तो कैसे फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब मैं लिखूंगा, यही चीज़ लिखने लगा हूँ, और मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ऐसे लिख दूंगा, एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यह याद करने का तरीका कार। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिखा मैंने, अब इनटू ये वाली स्टैंडर्ड प्राइस जहां से स्टार्ट किया था, ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, मींस मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ये क्या हो गया, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला भी आ गया और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का भी फार्मूला आ गया। अब अगली बात जो आती है कि फार्मूला यही है, चक्कर खत्म हो गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है, यहां पर देखना होगा कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है या फिर एक्चुअल कॉस्टिंग यूज हो रही है। एक्चुअल कॉस्टिंग में ज्यादातर हिंट जो दिया जाता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज हो रहा है या एवरेज कॉस्ट यूज हो रही है। ठीक, ये हमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या चीज यूज हो रही है। तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही हो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक्चुअल क्वांटिटी की कहानी करनी है, एक्चुअल
क्वांटिटी मैं परचेज लूंगा, और अगर एक्चुअल कॉस्टिंग यूज हो रही होगी तो फिर मैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लूंगा। बस इतना सा फर्क है। अब देयर इज चांसेस कि आपको परचेजेस फाइंड करनी पड़े, तो आप फाइंड कर लेंगे। परचेजेस फाइंड करना कौन सा मुश्किल काम है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक, तो आप परचेज पे पहुंच जाते हैं। आपको डाटा गिवन हुआ होना चाहिए, या फिर आप इशू ले लो, इशू में क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो, तो आप परचेजेस पे पहुंच जाते हैं। ये फिनिश गुड की ट्रेडिंग के लिए हो गया, ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया। मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल तब यूज होगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, और इशू तब होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। रॉ मटेरियल की कहानी पे आ जाएगा काम, तो ज़्यादातर ये वाली चीज़ आ जाएगी। आप ये तो हो गया याद करने का तरीकाकार, और कब आपने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है, कब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं, प्रॉफिट की रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं, तो फिर आप भले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, फिर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही लेंगे। ये सादी सी बात है। किसके लिए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। तो ये आपको चीजें मिलती हैं बेटा। और अगर आप फार्मूला को फोकस कर लेते हैं, फार्मूलाज को कर लेते हैं, तो वेरिएंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अभी क्वेश्चन कर कर देखेंगे, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि वेरिएंस का किस तरीके से क्वेश्चन को उठाया जाएगा, किस तरीके से आप चीज़ों को निकाल बाहर करेंगे। अच्छा, तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड यूज करना है। कि वेरिएंस का सवाल आ गया है, मैं घबरा गया नहीं, आने क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेना है। फायदा क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल लेंगे तो उसकी डेफिनेटली क्वांटिटी भी आ रही होगी, रेट भी आ रहा होगा। अब डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाती है, कितनी यूज होनी चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमेशा ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी ली जाती है? फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है। ये हमेशा काम बस याद रखना है आपने। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी इंटू रेट, डायरेक्ट लेबर उसकी भी क्वांटिटी इंटू रेट, आवर्स इंटू रेट उसका आ जाएगा, और वो सारे के सारे क्या होने, यूज हो जाने। अब सर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो कर दिया है, हाउ कम अगर लेबर आ जाएगा, तो बेटा को किस बात की टेंशन है? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो स्टार्ट स्टैंडर्ड से ही करना है, तो स्टैंडर्ड रेट ले लो, माइनस एक्चुअल रेट लिख लो, इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल क्वांटिटी की बजाय क्या कर देंगे, एक्चुअल आर कर देंगे। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेना है, तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये फार्मूला हो जाएगा। बिल्कुल रेप्लिका उसी तरह से, जस्ट क्वांटिटी की जगह पे क्या आना है, केजीज की जगह पर क्या आएगा, आर्स आ जाएंगे, फार्मूला वही रहेगा। इसी पैटर्न के ऊपर जो वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस हैं वो भी इसी तरीके से आ जाएंगे।
तो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट वी लिखो या ना लिखो, आपने कॉस्ट कार्ड के अंदर बना लिया, जस्ट पिक करके उठा कर ले आएंगे, जस्ट समझाने के लिए वेरिएबल लिख दिया, नहीं तो स्टैंडर्ड रेट ही लिख दो, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। यहां पे बस एक काम करना है, एक्चुअल आर वर्कड आना है और यहां पर एक्चुअल आर पेड आना है, और एफिशिएंसी में एक्चुअल आर वर्कड आ जाएगा। और फिर आपका अगर आइडल टाइम वेरिएंस होगा, आइडल टाइम वेरिएंस इनबिल्ट हो जाएगा, अनप्लैंड वाला आइडल टाइम वेरिएंस। तो उसमें क्या होगा, ये एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्कड, ये आपका आइडल टाइम होता है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, आपका ये इनबिल्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आइडल टाइम आ जाएगा, बस इतना सा चेंज आनी है, बाकी चीज से वही है। वेरिएबल का रेट इस तरीके से ही हो जाएगा। अब याद करने का तरीका वही है, एक ही लिखते हुए क्या कर लो, ओपन कर लो, उसमें कौन सा मसला है, ऐसे लिखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर वर्कड इनटू एक्चुअल आर वर्कड। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं है। लेबर वेरिएबल एफओएच का एफिशिएंसी वेरिएंस, अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये वाला वेरिएंस है, शुरू कहां से होना, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये और ये वैसे ही सेम होते हैं, स्टैंडर्ड आर सेम ही रहने, माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट किसका, वेरिएबल का रेट लेना, बस और तो कुछ भी नहीं। तो फार्मूला याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर में बैठे बिठाए आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर दिया, लेबर रेट वेरिएंस, एफओएच वेरिएंस वेरिएबल के, सेल्स वेरिएंस, ये भी उसी अंदाज से, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, सेल्स वेरिएंस, इसकी प्राइस वेरिएंस क्या लें, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। तो फिर उसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी माइनस एक्चुअल प्राइस आ जाएगी इनटू क्या नाम था, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लेना है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। डेफिनेटली आप सेल के ऊपर बेस कर रहा है तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ही आएगा ना। इसको ओपन कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, वही वाला अंदाज वही है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस, इसका कैसे करें सर? इसके अंदर बड़ा सा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये काम बजटेड सेल्स से स्टार्ट होता है वैसे ही क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की जगह बजटेड लिख देंगे, माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू, अब यहां पर दूसरा फर्क आता है, यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस नहीं उठा कर लेकर आनी, यहां पर क्वांटिटी का फर्क या कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर जाएगा। अगर हमारी एज्यूम हो रही होगी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही होगी, और अगर मेरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही होगी, तो फार्मूला मेरा यही है, चेंज नहीं है, बस लॉजिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड फिर प्रॉफिट आ जाएगा, बस। मीन्स इसमें फिक्स एफओएच का भी रेट माइनस हुआ होगा, नथिंग एल्स, और कोई फर्क नहीं है अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही होगी तो ये आपकी सेल्स वेरिएंस भी उसी पैटर्न के ऊपर हो जाएगा जिस पैटर्न के ऊपर हमने मटेरियल प्राइस पढ़ा, लेबर
रेट पड़ा, वेरिएबल ओवरहेड रेट पड़ा, उसी तरह से सेल प्राइस हो जाएगा। जिस तरह से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पड़ा, उसी तरह से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसी पैटर्न के ऊपर वेरिएबल एफएच की एफिशिएंसी वेरिएंस, उसी पैटर्न के ऊपर सेल्स की वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये तो टेंशन ख़त्म हुई कि फार्मूला याद कैसे होगा और इतने ढेर सारे फार्मूलाज कैसे याद होंगे। तो सर जी फिर क्या किया जाए, हमें तो बड़े लंबे लंबे फार्मूले पढ़ाए गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही फार्मूला है, नथिंग एल्स। हाँ, एक एग्जांपल है बच्चों, ये लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। उसके फार्मूलाज यहाँ से आप क्या करें, डाउनलोड कर लें या तस्वीर खींच लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। प्लान्ड आइडल टाइम के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लेबर के अंदर बस। आइडल टाइम एज सेपरेट एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये इसके अंदर ना दो मेथड दिए हुए हैं, दो मेथड है आइडल टाइम एज सेपरेट एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरी रेयर चांसेस है कि ये इस्तेमाल हो आपके लिए, लेकिन फार्मूला एक दफा लिख लें, याद कर लें कि क्या होगा। तो लेबर रेट वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आना, वो वही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड। क्योंकि वेरिएंस आ रहा है इस वजह से आइडल टाइम दरमियान में आ रहा है, इसलिए पेड। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड्स आर वर्कड माइनस एक्चुअल्स आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट, द स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो वर्क ही की चीज आएगी। आइडल टाइम वेरिएंस, प्लान्ड आइडल टाइम माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे। पहले से क्या प्लान्ड है और एक्चुअल में क्या हुआ है, तो बस ये हमेशा एडवर्स नहीं होगा। और ये वाला एक्चुअल्स आर पेड माइनस एक्चुअल्स आर वर्कड, ये हमेशा एडवर्स होगा, ऑलवेज एडवर्स है ये वाला फार्मूला, जिसमें अनप्लान्ड है। ये ऑलवेज एडवर्स है। रीजन, ये मैंने प्लान ही नहीं किया हुआ था, एक चीज प्लान ही नहीं की हुई थी और आइडल टाइम आ जाए तो वो क्या होगा, एक एडवर्स इफेक्ट होगा। मैंने पहले से प्लान किया हुआ था, तो अब ये उससे अगर घंटे कम वेस्ट हुए तो मेरा फेवरेबल हो जाएगा, अगर उससे मजीद ज्यादा हुए तो वो क्या हो जाएगा, अब वो काम गड़बड़ करेगा। नहीं, अगर उससे ज्यादा हो गए तो फिर एडवर्स हो जाएगा, कम हुए तो वही वाला लॉजिक हमारी इस्तेमाल होगी। अच्छा, विद प्लान्ड आइडल टाइम में जो मेथड नंबर 2 है ये बड़ा अजीब सा मेथड है। इसके लिए मैंने जो एग्जांपल हमें दी गई है उससे एक्सट्रैक्ट करके खुद बनाए हुए फार्मूलाज हैं और हाईलाइट कर दिए आपके लिए। तो इसको जस्ट क्या कर लेना है, तस्वीर खींच लेनी है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल 16, जस्ट इसको थोड़ा बहुत क्या कर लें, गो थ्रू कर लें। और अभी तक तो नहीं टेस्ट हुई, कब होती है कब नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। तो अगर तो आपको कहेगा ये जनाब है और मेथड 1 से भी करो, मेथड 2 से भी करो, एक के अंदर पार्ट बनाओ, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाओ आइडल टाइम को, एक में है पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ना बनाओ, तो क्या क्या कुछ होगा। तो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ना बनाओ तो वाले सादे से फार्मूलाज हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आइडल टाइम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी मेथड 1 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक रूटीन के ही फार्मूलाज हैं, थोड़ी सी चीज़ है। और आइडल टाइम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और मेथड 2 में अजीब सी चीज़ें हैं कि इंक्लूड आइडल टाइम इन स्टैंडर्ड आर, अलाउ फॉर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ आइडल टाइम इन स्टैंडर्ड आर। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 16 है ऑफ स्टडी टेक्स्ट, इसको एक दफ़ा बस देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। अच्छा जी सर, सारे करवा दिए तरीकाकार, जो सबसे ज़्यादा मज़ीद आता है वो फिक्स्ड एफ ओ एच, वो उसका भी कोई सोल्यूशन निकाल दें, ऐसे ही है ना।
तो उसका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। पहले तो आपने ये वाली चीज़ें याद होनी जानी चाहिए कि अब आपका वो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि इतने लंबे लंबे फार्मूलाज, इसके ऊपर भी बहुत सारे लंबे लंबे फार्मूलाज बने हुए मिलते हैं। तो वो भी क्या है, खुद बनाए गए हुए फार्मूलाज हैं जिसके अंदर ये वाली चीज़ों को इनबिल्ट कर दिया जाता है। इस फार्मूले के अंदर ही इनबिल्ट कर दूंगा तो खुद ब खुद फार्मूला लंबा हो जाएगा और अजीबो गरीब सा हो जाएगा। तो बी लॉजिकल कि आपका परचेज और यूज्ड किस तरीके से निकलना है, वो इस फार्मूले के ज़रिए निकलना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब फिक्स्ड की कहानी भी कर लेते हैं। बेटा जी बहुत ही सादा सा तरीका करवाने लगा हूँ, फार्मूलाज लंबे चौड़े नहीं बयान करूँगा। आप 4 चीज़ें फाइंड कर लें, 1 2 3 4। किसके लिए बता रहा हूँ? फिक्स्ड एफओएच के लिए। फिक्स्ड एफओएच के वेरिएंसेस के लिए आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी इंशाल्लाह। 4 काम कर लो। नंबर 1, एक्चुअल एफओएच ले लो, निकल आएंगे। मैं ज्यूम कर लेता हूं, वेरिएंसेस निकालते हुए मैं ज्यूम कर लेता हूं। वैल्यूज एक्चुअल एफओएच आपके 2 लाख आ गए। फिर बजटेड एफओएच ज्यूम करो, कि बजटेड कितने किए थे। हमने अज्यूम किया था बजटेड होंगे से 2,20,000। तीसरी चीज फार्मूला है एक्चुअल्स आर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ये सिर्फ और सिर्फ तब दरमियान में आएगा जब हमारे पास एक्चुअल्स आर मौजूद होंगे तो। और वंस अगेन ओवरहेड है तो एक्चुअल्स आर वर्कड ही आएगा, इसमें पेड शेड की कहानी नहीं आनी ना। तो इधर वेरिएबल एफओएच वगैरह के अंदर कहानी आनी है, हमेशा एक्चुअल्स आर वर्कड ही आएगा वेरिएबल एफओएच में, और वही चीज यहां पर आएगी, एक्चुअल्स आर वर्कड ही आएगा यहां पर। चौथी चीज एब्जॉर्ब मालूम करोगे, लेकिन जरा से इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ये एब्जॉर्ब का फार्मूला है। लेकिन अगर आज में कहानी होगी तो इस फार्मूले को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। वो होगा एक्चुअल स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। तो ये हम साइड पे कर देते हैं। ये सर तब ट्रिगर होगा जब आर्स में कहानी नहीं दी होगी, तब वो वाला ट्रिगर होगा। जब आर्स में कहानी होगी तो इसका मतलब है आप सारी चीजें मांग रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट में एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू स्टैंडर्ड आर पर यूनिट या स्टैंडर्ड आर पर क्वांटिटी, ये आ जाएगा इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब एक्चुअल्स आर वर्कड देखने हैं। स्टैंडर्ड आर फॉर एग्जांपल एक्चुअल क्वांटिटी कोई चीज़ है, अब या क्वेश्चन निकाल कर देख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन निकाल लेंगे, हम फिक्स एफओएच का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले हम बाकी का क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। यार मैं करवा ही रहा हूँ तो थोड़ी सी अज्यूम कर ही लेता हूँ, चीज़ें तो पूरी कर दूँ ना। ऐसे ही है ना सर दरमियान में तो ना छोड़ें, हमारा दिल तो ना तोड़े। तो करवाते करवाते आप इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। अच्छा, मैं वैल्यूज़ के ज़रिए आपको बात बताने लगा हूँ। पेपर के अंदर ये चीज़ें डेफिनेटली आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक्चुअल्स आर वर्कड इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होकर आ गया
95,000 और एब्जॉर्ब्ड आ गया मेरा 2,30,000। अब कैलकुलेशन कैसे होनी है फिक्स एफओएच की? पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये 2 - 1 नीचे से ऊपर चलना है, इसको स्टैंडर्ड एज्यूम करना है, इसको एक्चुअल एज्यूम करना है। 2 - 1 पॉजिटिव आंसर आया फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आया एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 4 - 2 4 - 2। पॉजिटिव आंसर आया फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आया एडवर्स। तो 2 - 1 करें तो क्या हो जाता है? 20,000। क्या पॉजिटिव आंसर आया? फेवरेबल। 4 - 2 कितना है? 10,000। आंसर आया 10,000, पॉजिटिव आंसर आया फेवरेबल। अब वॉल्यूम वेरिएंस को दो हिस्सों में तोड़ना है। वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले सी आता है, बाद में ई आता है, ऐसे याद कर लो। कैपेसिटी पहले आएगा, एफिशिएंसी बाद में आएगा। कहानी खत्म। वो ऐसे करता है ना, है तो ये बोला है वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। सी पहले आता है, ई बाद में आता है। ये याद हो गया, याद करने का तरीकाकार। कहानी खत्म हुई। अच्छा जी, वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा कैपेसिटी और इन दोनों का डिफरेंस होगा एफिशिएंसी। रूल फिर 3 - 2 इज इक्वल टू कैपेसिटी और 4 - 3 इज इक्वल टू एफिशिएंसी। पॉजिटिव आंसर आया फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आया एडवर्स। 99.999999% जगहों पे ऐसे ही है। तो शायद कोई 0.00001% कोई ऐसी चीज हो जिसमें ये वाला फार्मूला पुट इन ना होता हो। अच्छा जी, तो 3 - 2 करूंगा मैं, 195 - 2 20, तो 25,000 का एडवर्स मुझे मिलेगा। 25,000 का एडवर्स। 2 30 - 1 95, 2 30 - 1 95, तो 30 जमा 5 35,000 का फेवरेबल मिलेगा। और इन दोनों को जमा करें तो हमारा ये बनता है 35,000 फेवरेबल, 25,000 एडवर्स, तो 10,000 क्या बन जाएगा? फेवरेबल। तो यूं आपका फिक्स एफओएच वेरिएंस की कहानी भी खत्म हो गई। बस ख्याल ये रखना है कि आपको ऐसे वर्कआउट करना है। ख्याल रखना है कि यहां पर एक्चुअल आर वर्कड आएंगे, एफओएच वेरिएंसेस के अंदर वर्कड आना है। यहां पे क्या आना है? स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये 4 चीजें इस तरीके से याद कर लें, इसी अंदाज में काम कर लें, तो ये हो नहीं सकता कि क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए। तो इसके अंदर फार्मूला याद करना है, तो ऐसे याद करो, एक्सपेंडिचर बजटेड माइनस एक्चुअल, वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड, कैपेसिटी एक्चुअल्स आर वर्क्ड इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर माइनस बजटेड, और एफिशिएंसी याद करना है तो एब्जॉर्ब्ड स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट माइनस एक्चुअल्स आर वर्क्ड इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। सो सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है याद करना। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन को उठाना कैसे है, करना कैसे है। हाँ, एक चीज रह गई है, वो डिस्कस करते हैं। उस डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन को उठाना कैसे वो देखते हैं। हाँ,
दो चीजें रह गई हैं, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। सबसे आसान एरिया मिक्स और यील्ड वेरिएंस का है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपने तरह तरीके से चलना है। मटेरियल की कहानी कर रहे हैं हम, आपको स्टार्टिंग करना है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स से। इसको पहला कॉलम बना देना है। अब आपके पास दो किस्म के हो सकता है मटेरियल होंगे, एक अल्फा है एक बीटा है। हम कहते हैं कि एक्चुअली में ये 500 यूज हुए हैं, ये 800 यूज हुए हैं, टोटल हो गए 1300। ये जो टोटल है इसको एज इट इज यहां पर लिखना है और इसका नाम लिखना है एक्चुअल। ये एक्चुअल लिखा है, दोबारा से एक्चुअल लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्सिंग। ये पहले थी एक्चुअल मिक्सिंग, ये थी स्टैंडर्ड मिक्सिंग। और हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड गिवन किया है, उसके अंदर हमें बताया कि अल्फा और बीटा ये लगने हैं 4 और 3 की रेशो में। 4 kg ये लगना है और ये लगना है, टोटल हो गए 7 kg। अच्छा, तो अब आप इस 1300 को तोड़ेंगे इस रेशो में। 1300 ज़रब 4/7, 1300 ज़रब 3/7 और आपकी 1300 टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी एक, क्योंकि अजम्पशंस ले रहा हूं, मैं थोड़ी सी और ले लूं। 1300 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है जी। अब तीसरा कॉलम आपने मालूम करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यह बहुत आसान है। एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन की होगी से 200 यूनिट बनाए हमने, 200 यूनिट्स। ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी 200 यूनिट्स। अब हर यूनिट के ऊपर 4 kg अल्फा लगना चाहिए। 200 ज़रब 4 800, 200 ज़रब 3 kg 600, 8 6 1400 स्टैंडर्ड है। अगली चीज, अगला कॉलम आप स्टैंडर्ड प्राइस का कॉलम बनाएंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस मेरी 50 रुपए 70 रुपए है से। अब हमारा मेन वर्किंग हो गई। अब आपका बड़ा आसान सा काम है कि आपने मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है। तो उसका फार्मूला है, हमारा फार्मूला है रूटीन वाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्सिंग ये दी गई है और एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्सिंग ये दी गई है और ये स्टैंडर्ड प्राइस है 4 नंबर में। मैं कहूंगा जनाब 3 में से 1 माइनस कर दो, इनटू कर दो 4 से। इस फार्मूले के तहत ये 3 पर मौजूद है, ये 1 पर मौजूद है और ये 4 पर मौजूद है। फार्मूला बन गया। 3 800 में से 500 गए 300 ज़रब 50, 300 ज़रब 50। 600 में से 800 गए माइनस 200, माइनस 200 ज़रब 70। ये क्या चीज आ जाएगी मेरी मटेरियल की
यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। अब इस यूजेज वेरिएंस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं हम। एक होता है मिक्स वेरिएंस, मिक्सिंग हमने खराब कर दी है क्योंकि हमारी अजम्पशन होती है कि इसी रेशो में चलेगी, 4 और 3 की रेशो में ही इनबिल्ट किया जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मिक्सिंग चेंज कर देते हैं। और मिठाई बनानी है तो उसके अंदर चीनी भी डलनी है और मैदा भी डलना है और एक रेशो में डलना है, तो हम मैदे की क्वांटिटी बढ़ा दें, चीनी की क्वांटिटी कम कर दें, गुलाब जामुन तो बन ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन गुलाब जामुन बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब साथ अजम्पशन ली जाती है कि जितना यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए वो एज इट इज हो जाएंगे। तो ये मिक्सिंग चेंज किया हमने, तो मिक्सिंग के लिए ये एक्चुअल मिक्स और ये स्टैंडर्ड मिक्स आ गया, ठीक। एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, तो 2 और 1 का कहानी आ जाएगी, मिक्सिंग की कहानी। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 और एक्चुअल के मुताबिक 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी गया। फार्मूला बस लिखो और आंसर दे दो कि जो सी वैल्यू ये आई -500 किया मल्टीप्लाई बाय 50 किया। आपने ये फार्मूला लिख दिया तो आपके मार्क्स मिल गए, समझे। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में भी 99.99% क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यील्ड वेरिएंस का एक और तरीकाकार भी है, वो जरा सा इससे जरा कदरे टफ है, ये कदरे आसान है। अच्छा, यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट हासिल करने को, ठीक। तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी हासिल की फॉर एक्चुअल आउटपुट यहां पर, और एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर आ रही है। तो अब 3 और 2 के दरमियान में क्वांटिटी, यील्ड क्या है, क्वांटिटी के ऊपर कहानी। तो 3 - 2 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो 3 को स्टैंडर्ड तस्वर करेंगे, इसको एक्चुअल, ये एक्चुअल है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वही स्टैंडर्ड प्राइस, और बेस फार्मूला ये वाला ही है। तो ये एक आसान तरीका है क्या मालूम करने का, यील्ड वेरिएंस मालूम करने का, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा तरीका कार क्या है। दूसरा तरीका कार आपका है ये वाला, नीचे दिया हुआ, ये दिया हुआ एक्चुअल यील्ड मेरे अभी जो मैंने की है 200 यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट 200। दूसरा तरीका कार है यील्ड वेरिएंस मालूम करने का, कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यील्ड क्या हासिल किया है, क्या बनाई है, तो 200 यूनिट्स बनाई है, और माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। इस 1300 को यूज करके मेरे यूनिट्स कितने बनने थे, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, तो मेरे कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, स्टैंडर्ड यील्ड क्या आनी चाहिए थी। तो 1300 यूनिट को इस्तेमाल करते हुए तकसीम 7 kg मैंने किया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड के मुताबिक यील्डिंग बननी थी तकरीबन 185-186 के नज़दीक बन रही है। 1300 तकसीम 7 185 या 186 यूनिट्स बनने थे। इसका मतलब है मैं 14 यूनिट ज़्यादा बना गया हूँ स्टैंडर्ड से, तो क्या हुआ, फेवरेबल होगा, एडवर्स होगा, फेवरेबल होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई बाय बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यहां पर कहानी थोड़ी सी टेक्निकल आ जाती है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर फिनिश गुड। एक इधर लिखा हुआ है, इधर से कहीं पे लिखा हुआ था मैंने आपके लिए, ये
ये फार्मूला बना के दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर फिनिश गुड। ये मालूम करना है अब आपने कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक फिनिश गुड की क्या बनती है, इनटू ये जरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको यहां पर, और टाइम थोड़ा सा लग सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर फिनिश गुड, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 50 स्टैंडर्ड प्राइस है, 70 की स्टैंडर्ड प्राइस है, ये मेरे लगने चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके अंदर 50 रुपए इसके साथ लगाओ, 70 रुपए इसके साथ लगाओ, तो 200 रुपए ये हो गया, 70 21 210 ये हो गया, टोटल 410 की स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है एक फिनिश गुड की। क्योंकि एक यूनिट के अंदर 4 kg लगने, एक यूनिट के अंदर बीटा के 3 kg लगने, तो इसकी प्राइस 50 है, इसकी 50 70 है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बनती है तो ऑफ वन फिनिश्ड गुड। तो ये टेक्निकल चीज आ जाती है कि ये फिर आपको 410 लेना है। यहां से कैलकुलेशन करके देख लें कि ये दोनों मैच होते हैं कि नहीं होते, चलें करके देख लेते हैं। मैंने यहां पे राउंड ऑफ किया हुआ है, एक बात याद रखिएगा, तो अगर मैं राउंड ऑफ ना करूं तो 185 समथिंग आंसर आता था, 185.71, 185.71, तो मेरा आंसर क्या बनता है 200 माइनस 185.71 माइनस 200 कर देते हैं, इनटू कर देते हैं 410, वैल्यू बन जाती है 5857। फेवरेबल बात बन रही है 5857, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं, क्या यहाँ से भी 5857 बनता है या नहीं बनता? तो मैंने क्या करना है, 3 माइनस 2 करना है, तो ये यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1300 ज़रब 4/7, 1300 ज़रब 4/7, ये वैल्यू बनती है जनाब 742.85, और 1300 ज़रब 3/7 माइनस राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है हमारा 577.14, 557.14। आप 3 माइनस 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 50 करें, 3 माइनस 2 800 माइनस 742, 557 पहले ले लेता हूँ, 557 माइनस 600, तो 600 माइनस 557, 600 माइनस 557 पिछला आंसर, मल्टीप्लाई बाय इसका रेट 70 रुपए, 3000 इसका वेरिएंस आ गया, और पॉजिटिव में आंसर आया 600 माइनस 557, 600 क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, मैंने लगाई 557, फेवरेबल वेरिएंस 3000। 800 क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, 742.5 लगी है, कम लगी है। 800 माइनस 742.5 नहीं, 742.85, ये वैल्यू बनी, मल्टीप्लाई बाय 50, वैल्यू बनेगी 2857 फेवरेबल। तो क्या आंसर आ गया 5857। तो दोनों तरीकों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ये काम करना बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि सारा काम आपने किया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला काम करना है मिक्सिंग, तो ये भी ऑलरेडी इसके लिए भी आपको दरकार आई है, ये वाली चीज 2 माइनस 1। तो इस वजह से क्या करें, ये वाला रखें ज़हन में, और साथ ये तरीका कार जरूर आना चाहिए। पता चले आपको डाटा ही ऐसे दे दिया, फिर क्या करोगे? डाटा यील्ड वेरिएंस बस निकालने के लिए दे दिया है, और यील्ड वेरिएंस भी निकालने के लिए इस मेथड के तहत दे दिया। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों डेजी के नाम से, वो कर लें। उसमें दूसरे आई कैप की एग्जांपल हैं 38, 39, ये 2 कर लें, तो आपकी ये दोनों चीज़ें जो है ना ये कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह।
बेसिक लेवल के ऊपर ऑब्वियसली, और पास पेपर के अंदर कर लेंगे तो वो ज़रा से एडवांस लेवल पर भी क्लियर हो जाएगी। कहानी हमारी फार्मूला के हिसाब से, कहानी हमारी इस सिनेरियो के हिसाब से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। एक चीज़ रहती है और वो है ये रिकॉन्सिलिएशन। जब आप बना रहे होंगे तो आपके पास बजटेड सेल्स इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। इसको आपने रिकॉन्साइल करते हुए फेवरेबल को ऐड करना है, एडवर्स को लेस करना है। यहां पर पहुंचकर सिर्फ एक मसला आ सकता है। वो मसला आ सकता है कि आपको कहे कि एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग पर पहुंचो, ठीक, तो फिर क्या होगा, यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर है बजटेड में, बजटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लग रही है और आपको कह देता है मार्जिनल कॉस्टिंग के एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच के दिखाओ। तो फिर यहां पर वही रिकॉन्सिलिएशन ट्रिगर कर जाएगी जो हमने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में सीखी है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में। तो आपके पास ये एक्चुअल प्रॉफिट एज पर कौन सा आ चुका होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया होगा। एक्चुअल प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से आ गया होगा, क्योंकि टॉप पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से चला होगा। अच्छा, तो इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, प्लस कर दो ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब ऑपोजिट शुरू कर दो, माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग का। आप एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक। इसके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज इसके अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लॉजिक बिहाइंड बस यही है। एक पास पेपर मिलेगा जिसके अंदर ऐसा है, लेकिन उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक टेस्ट हुआ है। तो लेकिन ओपनिंग भी तो दिया जा सकता है, अगर ओपनिंग भी दिया हो तो फिर ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आप एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे फेवरेबल एडवर्स करते हुए। तो उसके अंदर से आप क्या कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में सीखा था, मैंने आपको भी सिखाया था रिवीजन में, तो वही चीज अप्लाई हो जाएगी। अब हम नमाज की ब्रेक करते हैं, नमाज की ब्रेक के बाद फिर कोई हम रीसेंट अटैम्प्ट का क्वेश्चन टाइप देख लेंगे या कुछ और देख लेंगे। एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन को उठाना सीख लेंगे कि क्वेश्चन को गेट अप कैसे करना है इंशाल्लाह। नमाज की ब्रेक। जी बच्चों, अब बच्चों बढ़ते हैं। ये एक ऑटम 22 का क्वेश्चन है और इसको कैसे उठाना है, क्वेश्चन को किस तरीके से पिक कर कर लेकर आना है, और इसके अंदर आपकी वो वाला मसला जो हमें होता है लॉसेस को बैकवर्ड कैसे लेकर आना है, किस तरीके से डील करना है, वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले क्या काम करो, कॉस्ट कार्ड की तरफ भागो कि कॉस्ट कार्ड मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। नीचे देखा तो आपको ढेर सारे वेरिएंसेस मिल रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब 4-5 क्वेश्चन, 4-5 रिक्वायरमेंट्स 14 मार्क्स की। इट मीन्स क्या क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत बड़ा जिन छुपा हुआ है कि सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर 14 मार्क्स छुपे हुए हैं और ये 5 मार्क्स छुपा हुआ है। बच्चा देख के डर जाता है कि क्या हो गया। अच्छा, हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई है कि आप क्वेश्चन पढ़ा, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट दिस एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहली चीज मुझे मिल गई कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है। इसका मतलब मैं चूंकि
मेरी रिकॉन्सिलिएशन नहीं है तो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है, मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ये कहानी है कि आपको याद रखना है कि क्या लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। आपने ऐसे फार्मूला लिख लेना कि ये फार्मूला आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। मैंने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस मालूम करनी है, मटेरियल प्राइस मालूम करनी है, तो मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से क्या होगी, परचेज का फार्मूला आएगा, यूज का नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो साथ साथ दिमाग रिक्वायरमेंट पड़ी है, दिमाग क्या रखना है, चालू रखना है। एनएल हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250 यूनिट्स पर मंथ, whereas it operates at normal capacity of 80%। और मैंने आपको बोला हुआ है जब भी कैपेसिटी आ जाएगी तो क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्या कैपेसिटी। तो आप कैपेसिटी, ये अब फार्मूला लिख लिया तो मैं यहाँ पे फार्मूला ही जाने दूंगा और मैं अब रफ वर्क करता हूँ किसका, मुझे चाहिए कैपेसिटी। कैपेसिटी मुझे दी है 6250 और प्रोडक्शन कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी वो है 80%, 6250 का 80%, 5000 आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, एक मिनट, यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये चीज आ गई। अब आपने साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ काम किए जा रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मंथ ऑफ अगस्त 22, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट। अब कॉस्ट कार्ड ऑलरेडी गिवन है लेकिन फिर भी बनाओगे, क्या करोगे, फिर भी बनाओगे। क्यों सर, इसलिए बेटा कि ये कॉस्ट कार्ड उन्होंने अपने हिसाब से दी है, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट कार्ड बनाना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट कार्ड बनाने के लिए आप करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल एफओएच ले लेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट ऐसे ही लिखो, एमसी जैसे ही लिखना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल 8 kg 30 रुपए पर, 8 kg इंटू ₹30 पर kg, और इसका तो काम हुआ 240। दूसरा 6 घंटे 25 रुपए पर, 6 घंटे इंटू ₹25, ये भी काम हुआ है 150 रुपया। नेक्स्ट ओवरहेड, यहां पर आप आए तो फंस गए, 20 रुपए पर आवर लिखा हुआ है और साथ लिखता है इंक्लूड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब मुझे चाहिए यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो कि बाद में इस्तेमाल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला लिखूंगा, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइड बाय बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी मेरी 5000, बजटेड फिक्स एफओएच मेरे 2000 है, 2 लाख। तो क्या आएगा, 40 रुपए मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। ले जनाब 40 यहां पे आ जाएगा। चीजें क्या है, बनती चली जा रही हैं। हाँ, आप बजटेड कैपेसिटी आज में भी निकाल सकते थे, फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आ जाना था, फिर वंस अगेन 6 घंटे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे भी हो जाना था काम, लेकिन वो जरा सा लेंथी हो जाना था। अच्छा, अब 20 रुपए पर लेबर आर और टोटल 120 पर यूनिट है 120, 120 में 40 फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल कितना होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 120 दी हुई है, फिक्स कॉस्ट मैंने 40 निकाल दिया, तो ये क्या होगी, 80 होगी। ले जनाब, ये 80 भी आ गया हमारे पास, टोटल हो जाएगा मेरे पास 470 और ये हो जाएगा 510, 240 जमा 150 जमा 80, चेक कर लेते हैं, ये 470 ही बनता है ना। आंसर कॉस्ट कार्ड नहीं है,
470 ही बनता है जी। तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या मैं आराम से कॉस्टिंग बना सकता हूँ जी? आगे सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा, बजटेड सेलिंग प्राइस 700 है, बजटेड सेल्स 4000 है। चलें शुरू हो जाए। अब आप आ जाएं, ये मैं काट देता हूँ अपने लेफ्ट पेज के ऊपर। हम क्या काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते हैं। 5 मार्क्स मुफ्त में हासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक है, देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो गई। कोई अदर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, सेलिंग वगैरह छोड़ दो मारा गोली। और आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ले जी, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 2 लाख है बजटेड की। सबसे पहले तो हमने ये लिख दी। सेल्स क्वांटिटी मेरी 4000 सेल्स है और 700 क्वांटिटी है। 7 चौका 28, 28 और 5 सिफर 2.8 लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल। अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। प्रोडक्शन मेरी बजट कितनी है? 5000 की प्रोडक्शन है। रेट उसका, अब मैं बजाय इसके कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लूँ, क्यों ना मैं मार्जिनल कॉस्टिंग लूँ? सारे की सारी चीजें क्या करूँ ना लूँ, है ना। ऐसे हमने तो यही सीखा है कि यार जल्दी जल्दी काम कर दो। तो फिर क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट, बस चुप करके वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा सर आपने लिख दिया था, चले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एफओएच मैंने लिख दिया था। अब मुझे याद आया यार मैंने तो निकाल लिया। मैं क्या कहूँगा? वेरिएबल कॉस्ट इनटू, इसको मैं बोल देता होता हूँ जे अक्सर। तो 5000 की क्वांटिटी है, क्वांटिटी इनटू 470। बड़ा आसान सा काम है। क्लोजिंग स्टॉक 5000 बनाए, 4000 बेच दे। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन किया हुआ है, नहीं है। पूरा पढ़ लिया नहीं है, नीचे पढ़ लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई ओपनिंग नहीं है। 5000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ दिस। एक्चुअल मटेरियल लॉस वाज 10% एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ 6%। Worker wages is increased by 10% effective from 1st August by due to prevailing high inflation. This released workers' efficiency by 5% as compared to budget. Actual overhead, both fixed and variable, amounted to rupees 7,20,000. Fixed overhead were over absorbed by 30,000. ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। प्रोडक्शन कर ली, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 1000 आ जाएगा, वो भी 470 के रेट पर ही आएगा। क्वेश्चन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका आ जाएगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 5470 कितना हो जाएगा? 1 मिनट देख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी काम भी तो करना है ना, सिखा तो दिया है, उसको लिख भी तो लेते हैं ना। किधर है जनाब? हाँ जी 28 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 5000 470, 23,50,000। 23,50,000। क्लोजिंग स्टॉक 4,70,000। कहानी खत्म हो जाएगी। आपका नेट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अल्टीमेटली आ जाएगा 9,20,000। 9,20,000 ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। और लेस करेंगे तो आपका 7,20,000 प्रॉफिट स्टेटमेंट आ जाएगी। जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है और नथिंग एल्स। मैंने तो जस्ट आपको सारा काम तो करवा दिया। तो ये आपका तरीकाकार हो गया क्या करने का, मालूम करने का प्रॉफिट स्टेटमेंट। 5 मार्क्स मुफ्त के हासिल हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या बला छुपी हुई है हमारे इनमें। तो हम जल्द अज जल्द क्वेश्चंस को क्या करते हैं, 2 3 4 जितने हो सके विद इन ड्यू टाइम
क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, क्लोज करना है, क्योंकि अगली क्लास शुरू होनी है और हमें क्लास को क्या करना है, एंड करना है बेटा जी। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मैं सेल्स वॉल्यूम का फार्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा, चलिए यहाँ पर नज़दीक लिख लेते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब फार्मूला है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब मैं कंफ्यूज हो गया यार, ऊपर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग करवाई है, तो मैं अब कौन सा यूज करूं? मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं परेशान हुए बगैर मैं क्या कहूंगा, मैं यार दोनों मालूम कर देता हूं। क्या मसला है, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स की क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। यहां पे लिख दूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग, यहां पे लिख दूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। खुद ही फाइंड कर लेना क्या मसला है। बजटेड सेल्स मेरी 5000 है, नहीं 4000 है। क्वेश्चन में बजटेड सेल्स हमने 4000 की हुई थी, वो तो प्रोडक्शन है 4000 यूनिट्स, और एक्चुअल सेल्स 5200 यूनिट्स। कहानी खत्म हो गई। 4000 माइनस 5200, स्टैंडर्ड मार्जिन, स्टैंडर्ड मार्जिन यार, स्टैंडर्ड मार्जिन, ओ यस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड मार्जिन क्या आ जाएगा, 700 की सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग 470, ये हो जाएगी 230 पर यूनिट। और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेनी है तो 700 में से मैं 510 माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगी 190, 230 यहां पर 190, 4000 माइनस 5200। अब जस्ट आपने आंसर लेना है, नथिंग एल्स। जब सारी चीजें पूरी हो गई तो टेंशन नहीं लेनी। मैं आंसर बता देता हूं, एक का आंसर है, किधर दिया आंसर, 2,76,000, इसका आंसर 2,76,000 दिया हुआ, और एग्जामिनर ने इसके ऊपर गया नहीं है, हालांकि उसको दोनों लेने चाहिए थे। तो एग्जामिनर ने थोड़ी सी भूल चूक की है मेरे नज़दीक, उसको ये लेना चाहिए था इसकी बजाय, क्योंकि टॉप पर लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, उसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेना चाहिए था, ना कि स्टैंडर्ड मार्जिन लेना चाहिए था। तो मैंने आपको दोनों लेकर बता दिए कि अगर परेशान हो तो फिर क्या कर देना चाहिए। अगली चीज, क्या मुझे मटेरियल की, क्योंकि मटेरियल मैंने करवाना लाजमी, उसकी रीजन कि उसके अंदर मसले मसाइल ज्यादा हैं लॉसेस से रिलेटेड। अच्छा, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, इसके अगेंस्ट आप एक्चुअल कॉस्ट कार्ड भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अब कहानी ये है कि एक्चुअल मटेरियल वाज 10% एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ, एक्चुअल मटेरियल लॉस 10% है एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ 6%। अब ये जो 8 kg दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड का है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में आपको इनबिल्ट किया होता है लॉस के लॉसेस भी होंगे, तो इसका मतलब है इसमें 6% लॉसेस इनबिल्ट हुआ है, और ये आपको टोटल इनपुट फिर दिया होता है। तब फार्मूला लिखेंगे आप, इनपुट, और परसेंटेज लॉसेस की ना बताइए तो वो इनपुट की परसेंटेज होती है। तो मेरा आउटपुट का पार्ट डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये हमने फार्मूला बनाया था। अब इनपुट गिवन है मेरे पास 8 kg, आउटपुट मुझे चाहिए 1 माइनस 0.06, ये आपके पास आ जाएगा 8.35 समथिंग, 8.355555। चेक करते हैं, 8 into, अब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पर जाएगा तो
0.94, 1 माइनस 0.06 0.94 आ जाएगा। और मेरे नहीं 7.52 आया, गलत हो गया ना, 7.52। मेरे पास आउटपुट 7.52 आ गई है। ऐसे करते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू 7.52। कैसे आई है? 8 ज़रब ये दूसरी साइड पे जाएगा, 1 माइनस 0.06, 7.52 आ गई, ये आउटपुट है। अब इसके अंदर दोबारा से इसी फार्मूले को यूज करते हुए क्या करो, इनपुट फाइंड करो, क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए। 7.52 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1, नया रेट फाइंड कर दो कि अब आपकी कितनी बनती है। 7.52 डिवाइडेड बाय 0.9, 1 माइनस 0.1, 0.9 बन जाएगी। और ये वाली वैल्यू आई 8.3555, 8.3555। ये है जो इनपुट आपने लेनी है एक्चुअल क्वांटिटी यूज के अंदर। ये तो यूज करने मटेरियल प्राइस यूज ही नहीं होना। अच्छा, तो मटेरियल क्वांटिटी नहीं कर पड़नी। अच्छा जी, मटेरियल क्वांटिटी भी निकालनी है, तो पहले क्वांटिटी निकलवाता हूँ फिर आपको, ताकि यूजेज वेरिएंस तो आ जाए ना। अच्छा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फार्मूला लिखोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस तो हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन के अंदर 30 रुपये, आपने यहाँ से किया, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस लिख दिया। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आनी है, और एक्चुअल आउटपुट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है कि एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने 5400 की है। तो बस चुप करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, 4 एक्चुअल लिख दिया करें। एक्चुअल आउटपुट 5400 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 लगनी थी, 8 लगनी थी। 5400 ज़रब 8 या माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब 8.33 के हिसाब से हो गई, 5400 क्वांटिटी के ऊपर 8.355 आ जाएगा। चीज़ें क्या होगी, मुकम्मल हो गई। ये चीज़ इनबिल्ट होनी थी, और आंसर आपका आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, सॉरी मटेरियल यूजेज वेरिएंस का 57,600 एडवर्स। ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस भी आ सकता है, कोई थोड़ा बहुत माइनस है, इससे फर्क भी आ सकता है। अच्छा, अब मटेरियल प्राइस के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, कहता है ये तो हो गया 50,000 kg डायरेक्ट मटेरियल वाज परचेज इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ 1.5 लाख। मजे की बात है, उसने मटेरियल प्राइस वेरिएंस मुझे खुद ही लिख कर दे दिया है। कैसे भला? क्या मैंने एक्चुअल प्राइस से कम में बाय किया? यस। डिस्काउंट ले लिया? यस। जो स्टैंडर्ड थी उससे कम पे ले लिया, तो क्या हो गया? उसने खुद मुझे लिख कर दे दिया बेटा जी कि 1.5 लाख जो है ना आपका वेरिएंस है, और वो है फेवरेबल। लेकिन यूज क्या करना है? 50,000 यूज करना है। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 8 थी, एक्चुअल प्राइस भी इसी के जरिए फाइंड होगी। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 50,000। अदरवाइज यहां से कहीं से बनाओ, फार्मूले बनाते रहो, लेकिन एक्चुअल में मतलब इसका यही बनता है कि 1.5 लाख डिस्काउंट लिया है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका डायरेक्टली फेवरेबल वेरिएंस है। अदरवाइज आप जो 1.5 लाख है आपने परचेजिंग की है, यहां से निकाल सकते हो 1.5 लाख तकसीम 50,000, 1.5 लाख तकसीम 50,000 तकसीम 50,000, आपको 3 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो ओरिजिनली आपकी 30 रुपए प्राइस थी, तो अब 3 रुपए डिस्काउंट के साथ 27 रुपए प्राइस हो जाएगी। आंसर फिर भी आखिरी आना है।
लेकिन ज़रूरत नहीं है, उसने क्वेश्चन ही बता दिया तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कुछ भी किए बगैर। अच्छा, लेबर की कहानी कर देता हूं, फिर क्लास एंड करेंगे इंशाल्लाह। लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसके अंदर भी मुझे कहा है कि वर्कर वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 10% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त, इस महीने के स्टार्ट से 10% बढ़ा दिया। किसी भी चीज को इंक्रीज करना हो तो 25 को इंक्रीज कर दिया आपने, तो नया रेट निकाल लो। लेबर रेट वेरिएंस में न्यू रेट निकाल लो। पहले रेट था 25, इसको 1.1 10% बढ़ा दिया, 27.5 हो गया। लेबर आवर्स में एफिशिएंसी बढ़ रही है, 6 घंटे हैं, इसको 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कम करना है। इसमें इंक्रीज का फार्मूला लगता है आफ्टर इंक्रीज वाला, इसमें डिक्रीज का फार्मूला लग रहा है कि एफिशिएंसी 5% से बढ़ गई है, तो 6 घंटे इंटू 1 माइनस 0.05, तो आपके घंटे कम यूज हो जाएंगे। तो वो कम होने के बाद गालिबन कितने आ जाते हैं, 5.7 आवर्स आ जाते हैं, 5.7 आवर्स, और ये 27.5। यस, तो अब आपने लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड इनटू एक्चुअल्स आर पेड। तो स्टैंडर्ड रेट मेरा था कितना, 25 रुपये, और एक्चुअल रेट मेरा निकला 27.5, और एक्चुअल्स आर पेड, एक्चुअल्स आर कितने लगे हैं क्वेश्चन के अंदर कहीं पे दिए होंगे। बजटेड सेल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 50,000 kg, एक्चुअल मटेरियल लॉस, और एक्चुअल्स आर पेड या एक्चुअल्स आर वर्कड 20 पर लेबर आर। कोई और रिलेशन, हाँ, एक्चुअल्स आर हमने प्रोडक्शन की है 5400 और एक्चुअल्स आर वर्कड, एक्चुअल्स आर आपको मालूम करने 5400 के ऊपर अब हमारा इतने घंटे लगे हैं लेबर आर पर यूनिट, 5.7 पर लेबर आर, ये हमारे टोटल घंटे आ जाएंगे। तो हमारे कितने बन जाते हैं बेटा, 5400 ज़रब 5400 इंटू 5.7 पर लेबर आर, तो लेबर आवर्स भी तो निकाल लो ना, 5400 यूनिट्स है, 5.7 लेबर आर पर यूनिट, ठीक है जी, ठीक है, इंटू 5.7 तो आपके पास 30,780 घंटे आ जाते हैं। टाइम हो गया, 30,780 घंटे आ जाएंगे। आप इस तरीके से ले लेंगे, ये चेंजेस आए, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी इसी तरह से आप फार्मूला लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। बच्चों के लिए क्लास है, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, बाकी का क्वेश्चन आप परफॉर्म खुद कीजिएगा। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी क्लास थी और रिवीजन की, कोई भूल चूल हो गई हो तो माफ़ी दे दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप राब्ता कर सकते हैं पेपर के दिनों में 03334313531 पर। नाम है मेरा वसीम अकरम। इसके ऊपर आप पेपरों में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।